हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 3 लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपके यूपी ट्रिपल एस एएनएम की प्रिपरेशन कराई जाती है और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस ही नहीं, सीएचओ प्लस जो भी आपकी नर्स से रिलेटेड क्लासेस रहती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलती हैं। इवन जो ये मैं सब्जेक्ट लेके आ रही हूँ, जो भी ये क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ये क्वेश्चन हर एक नर्स वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ये क्वेश्चन हैं ये हैं प्रॉपर तरह से यूपी ट्रिपल एस एएनएम मतलब महिला स्वास्थ्यकर्ता के लिए। जो आपका एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया था, आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे। मैंने उसमें आपको समझाया था कि आपका एग्जाम जो है वो मई जून में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम की डेट जुलाई, अगस्त या सितंबर के बीच में ही रहने वाली है। कोई भी उसके पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। मई में भी हमारे मई में सबको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम है, प्लस उसी टाइम पर आपका टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम है। तो कई सारे एग्जाम्स अभी मई में लगे हुए, इस वजह से आपका मई में नहीं होगा। जून में भी बहुत सारे लोग हर एक जगह जगह पे बिजी हैं, प्लस आरओ के भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उसमें ऑफिसर्स को काफी बिजी कर दिया गया है। इस वजह से आपका भी यूपी ट्रिपल एस एएनएम का एग्जाम ये जुलाई, अगस्त, सितंबर इनके बीच में ही लगेगा। उसके पहले आपका एग्जाम होने का कोई संभावना नहीं है। ये आपको क्लियर कट बता दे रही हूँ। प्लस आप सभी को प्रिपरेशन अगर करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे आपके, इतना प्यार आप लोगों ने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मैं ये बोलूंगी कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना के दे दी है इसी नर्स वाली क्लासेस की, तो आप वहां पर जा करके जितने भी मैंने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं सारे क्वेश्चन की वो सीरीज देख डालो। मैंने अलग से भी एक एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें काफी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो, जब आपका एग्जाम होता है, थोड़ी देर हम बस ये टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तब फिर उसके बाद हम ये सेशन शुरू करते हैं। जब आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से इतने ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए? तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का पूरा बंडल है वो लेकर के मैंने आपको देना है। धीरे धीरे करके मैं आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका विद इन 2 मंथ पूरी जितना भी आपका टाइमिंग बचा हुआ है पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करा दूंगी, क्योंकि अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में एग्जाम होना है। हम जुलाई के पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सेशन चलता है। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 एंड 2 दिया है और प्रैक्टिस सेट 2 का भी पार्ट 1 एंड 2 दे दिया है। आप फटाफट से जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर लो। प्लस जो एडिशनल बेटा कुछ टॉपिक को भी मैंने एक्सप्लेन किया है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और मैंने वो वीडियो भी प्रोवाइड किया जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर जानना है, स्टडी मटेरियल लेना है, इन सब के लिए आपको यहाँ पर बने रहना है। सब्सक्राइब कर लो, इन केस कभी भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके तक वो मैसेज पहुंच जाए कि यस मैम ने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके, तो इतना कुछ इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको बताना था। मैं आपको जो यहाँ पर क्वेश्चंस बताती हूँ वो सारा एनालिसिस करके बताती हूँ। पहले कई सारी महिलाओं का हुआ है, मतलब मेरी तो दीदी ही फिलहाल मैं बोलूंगी, दीदी और ये मैम, इन सब का बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं आप सभी को भी चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। घर बैठे कुछ नहीं होना है, इतना ध्यान रखो, ठीक है? तो महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, उसी के जुनून में मैं यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ और पूरा यहाँ पर एक एक स्टडी करके ही लेके आती हूँ। कुछ भी यहाँ पे फेक नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात आपको ये बताएंगे कि जितने भी यहाँ पर चीजें समझाती हूँ ना, उनको विद एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ, जिससे कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसरों की प्रिपरेशन होती रहे। जैसे अगर यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, उससे रिलेटेड हम पूरी एक थ्योरी बताते हैं, जिससे कि अगर कोई और क्वेश्चन भी पूछा जाए उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको वहां पर पता हो, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफी बातें हो गई हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्लियर कट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो बस आपको अपना एक बार जो यहाँ पिक्सल है एक बार ऊपर सेटिंग पे जा करके थोड़ा एमबीज अपनी बढ़ा लेना, केबीज अपनी बढ़ा लेना, तो आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कट साफ दिखने लग जाएगा। एचडी कर लेना, ठीक है? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो ना ही इंग्लिश वालों बच्चों को प्रॉब्लम होगी और ना ही हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी। इन केस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो फिर आप उसके लिए भी कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है कि न्यूली रिलीज्ड ह्यूमन एग्स कंटेन, मतलब नए मुक्त मानव अंडे में होते हैं। अब देखो,
जैसे मनुष्य क्या होता है, मनुष्य में कई सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। 23 जोड़ी का मतलब हो गया हमारे 46 टोटल गुणसूत्र पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें 22 मतलब 22 जोड़ी, मतलब 44 जो क्रोमोसोम्स हैं वो सभी में इक्वल होते हैं, मतलब वुमेन्स में और मेंस में दोनों में 22 जोड़ मतलब कि 44 गुणसूत्र जो हैं वो दोनों में सेम होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं। और इसको हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, ऑटोजोम्स, ठीक है, इनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे जो ये 23 बचा, मतलब जो ये 23वां जोड़ा बचा, मतलब कि ये जो 46, 45, 46 जोड़ा बचा, ये गुणसूत्र असमान होते हैं, मतलब हम दोनों में सेम नहीं होते हैं। उसमें क्या, जैसे हमने बोला पुरुष में बेटा होता है एक्स वाई, ठीक है, और स्त्री में होता है एक्स एक्स। ये गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तभी हमारे यहाँ बच्चे हमारे पैदा होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, बच्चे बॉर्न होते हैं, क्यों, क्योंकि ये गुणसूत्र हमारे काम करते हैं। तो एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं पुरुष और महिला में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि नए मुक्त मानव अंडे में क्या कितने होते हैं। तो अगर वो जो अर्धसूत्री विभाजन मतलब कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा, तो उसमें बोला गया है कि नए मुक्त मानव अंडे में क्या होता है। तो देखो, नए मुक्त मानव अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम, कैसे, देखो हमने आपको बताया कि एक्स वाई पुरुष में पाया जाता है और एक्स एक्स महिला में पाया जाता है। तो देखो ये दोनों तो हमने आपको बता दिया ये असमान होता है, 23वां जोड़ा असमान होता है, लेकिन और जो हमारे 22 जोड़े होते हैं वो सेम होते हैं, एक्स एक्स। तो अगर आपका नॉर्मल, यहाँ पे ना ही मनुष्य लिखा है कि मतलब ना ही कोई पुरुष लिखा है और ना ही महिला लिखा हुआ है, नॉर्मल मानव अंडे के बारे में पूछा गया, ह्यूमन एग के बारे में पूछा गया है, तो आप एक्स एक्स गुणसूत्र लगाएंगे, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम लगाएंगे। तो यहाँ पर डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गंभीर निर्जलीकरण के संकेत और लक्षण क्या है। मतलब कि जब आपके अंदर डिहाइड्रेशन होने लग जाता है तो उससे कौन कौन से सिम्टम पता चलते हैं, क्या क्या हमारे अंदर चीज़ें पता होने लग जाती हैं। तो देखो, अगर हम आपको बोले तो जब भी बहुत ज़्यादा मतलब पानी की कमी होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, तो उस टाइम पर देखो मूत्र के आउटपुट में कमी हो जाती है, मतलब आप वॉशरूम काफ़ी कम यूज़ करोगे, प्यास काफ़ी ज़्यादा अधिक लगती है और शरीर का सूखा पड़ना, काफ़ी सूखा हो जाता है। संकिन फॉर्टेनल मतलब का बहुत, हाँ, जो मतलब ये जो लक्षण होते हैं ना, ये ज़्यादातर आपके शिशुओं में दिखाई देते हैं, मतलब उंगली बिल्कुल ऐसे होने लग जाती है, सिकुड़ने जैसे लग जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं संकिन फॉर्टेनल। मतलब कि फॉन्टेनल का मतलब ही होता है सिकुड़ना। तो ये ज़्यादातर लक्षण जो है वो शिशुओं में ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो संकिन फॉन्टेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विटामिन ए की बूंदें 6 से 9 खुराकों में बच्चों को मुंह से दी जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयु की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल कि 1 लाख आयु की जो पहली खुराक है वो किस एज में बच्चों को दी जाती है, तो वो है 6 महीने में। मतलब वे क्षेत्र जहां नवजात शिशुओं, महिलाओं और बच्चों में विटामिन ए की समस्या बहुत बड़े लेवल पर होती है, वहां पर जो चिकित्सा है, चिकित्सा नीति के तहत सप्लीमेंट के रूप में इसको दिया जाता है, ठीक है। वे क्षेत्र जहां 24 से 59 मतलब 24 से 59 महीने के बच्चों में रतौंधी 1% या इससे अधिक हो जाता है, या जहां 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों में विटामिन ए की कमी 20% या इससे अधिक हो, वहां पर विटामिन ए का सप्लीमेंट दिया जाता है। तो ये आपको 6 महीने याद रखना है कि 6 महीने की उम्र में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज को मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए लाया गया, किस प्रकार के आई ड्रॉप्स की सलाह दी जानी चाहिए। तो अगर कोई मरीज मोतियाबिंदु है उसको, तो देखो मोतियाबिंदु जो है उसमें क्या होता है, हमारी जो प्यूपिलरी फैलाव होता है, जो हमारी आंखों के अंदर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया है कि कौन सी उस टाइम पर ड्रॉप दी जाती है, तो उस टाइम पर आपको माइड्रिएट्रिक, आपको ये ऐसे याद रखना है कि माइड्रिएटिक्स जो है इस ड्रॉप को दिया जाता है जब मोतियाबिंद की सर्जरी होती है उस टाइम पर, ठीक है। इतना याद रखना, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, दवाइयों के बारे में पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो क्या दीदी हैं आप लोग। नेक्स्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट वियोजन की श्रेणी के अंतर्गत क्या आता है।
मतलब व्हाट कम अंडर कैटेगरी 1 ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब जो जैव चिकित्सा होती है उनके अपशिष्ट वियोजन की जो श्रृंखला होती है उसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है। तो वहां पर मानव शरीरगत अपशिष्ट, मतलब जितना भी मानव से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल निकलता है वो सब उसमें है। जैसे कि जो मानव शरीर अपशिष्ट जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एक प्रथम श्रेणी होती है, और मानवीय शारीरिक अपशिष्ट जैसे कि अगर हम बात करें टिश्यूज हो गए, हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, शरीर के जो भी आपके इधर एक्स्ट्रा मटेरियल्स हो गए, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सारी हैं। इन सभी को पीले रंग की कुछ ऐसी प्लास्टिक की थैलियां होती ना, उसमें इन सारे अपशिष्ट पदार्थों को रखा जाता है, और इन अपशिष्ट के उपचार और निपटान के लिए भस्मन या फिर प्लाज्मा पाइरोलाइसिस या गहरे गड्ढे में दबाने की प्रक्रिया के द्वारा इसको किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में अलगाव सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। तो मानव शरीरगत अपशिष्ट जो है वो वियोजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि परिपक्वता के पश्चात उल्वीय द्रव का रंग कैसा होता है। तो गर्भकाल जब होता है ना, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उसके टाइम पर शिशु गर्भ के भीतर द्रव से भरे थैले के अंदर सुरक्षित रहता है, मतलब अंदर लिक्विड रहता है, उसमें बच्चा काफ़ी सेफ रहता है। और इस थैले में एमनियोटिक थैली और इनमें भरे द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और ये द्रव जो है ये शिशु को चोट नहीं लगने देता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है, और गर्भाशय में टेम्परेचर को अच्छे से बनाए रखता है, और शिशु के जो फेफड़े हैं, पाचन तंत्र है, उन सभी की हेल्प करता है। ठीक है, उनका परिपक्व बनाना, हेल्दी बनाना, उनकी हेल्प करता है ये जो द्रव है। ये बेसिकली इसका गहरा रंग होता है सुनहरा पीला कलर। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा सुनहरा पीला कलर, मतलब सी नंबर आंसर सही है। पीला नहीं, काफी ज्यादा डार्क होता है ना, तो इस वजह से हम गोल्डन येलो बोलेंगे, सुनहरा पीला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में भ्रूण की हृदय गति की सामान्य औसत सीमा कितनी होती है। गर्भाशय में जो भ्रूण मतलब हृदय गति जो है ना, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो अगर हम हृदय गति की बात करेंगे तो 60 से 72 बार धड़केगा। ठीक है, और ये कई सारे ऐसे मतलब कारक होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, डर रहे हो, कोई इमोशनल चीज़ें हो रही हैं, तो उस टाइम पर जो ये हार्ट बीट हमारी होती है वो 110 से 160 बीट्स में चलने लग जाती है पर मिनट। अगर बहुत ज़्यादा कोई हैवी काम कर रहे हो, नॉर्मल अगर रह रहे हो तो आपको 60 से 72 बीट्स पर मिनट पे चलता है ये। ठीक है, लेकिन कोई हैवी काम कर रहे हो तो 110 से 160 के बीच में ये बीट्स पहुंच जाती है। तो 3 महीने का अगर बच्चा है तो 3 महीने तक के बच्चे की हृदय गति जो है वो 100 से 150 बीट पर मिनट तक की होती है, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव होता है ना उस टाइम पर। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब 100 से 150 है ना, तो 110 से 160 उसके बीच में आ रहा है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इनमें से किस समस्या का कारण बन सकता है। तो देखो, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है ये गर्भवती महिलाओं में होने वाला एक विकार होता है, और इसमें गर्भवती महिलाओं को काफी बार उल्टी होती है, जी मचलाता है, वजन में कमी होने लग जाती है, निर्जलीकरण की शिकायत होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, महिलाओं में कीटो एसिडोसिस की शिकायत होने लग जाती है। कीटो एसिडोसिस की शिकायत होने लग जाती है। नेक्स्ट है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, देखो अभी ऊपर आया था, तो ये है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता है। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की एक जटिलता जो है वो है कोर्साकोफ्स साइकोसिस। अच्छे से पढ़िएगा इनकेस नहीं समझ पा रहे हो तो। कोर्साकोफ्स साइकोसिस होती है। ये कोर्साकोफ साइकोसिस थाइमीन की कमी से होती है, याद रखिएगा, और एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल गंभीर समस्या हो जाती है। ज़्यादातर पता है कहाँ होती है, जो शराबी लोग होते हैं ना उनमें ज़्यादा होती है, मतलब पीड़ित व्यक्ति की स्मृति में कमी और ये सारी चीज़ें समस्या होने लग जाती हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो आंसर इसका सी नंबर सही है। नेक्स्ट है कि इनोकुलेटिंग लूप विसंक्रमित किया जाता है। तो इनोकुलेटिंग लूप जो होता है ना उसको विसंक्रमित किया जाता है, मतलब उसको संक्रमण से हटाना होता है, उसमें ज़्यादा कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो। उसको कैसे, हॉट एयर ओवन, जैसे हम करते हैं ना कि पानी अगर हम पीते हैं तो बैक्टीरिया हटाना तो उसको गर्म कर लेते हैं, तो वैसे ही जो वो लूप होता है उसको एक बड़े से हॉट एयर ओवन के द्वारा इनोकुलेटिंग लूप को गैस बर्नर की लॉ के माध्यम से एक अच्छे से स्टेरिलाइज किया जाता है, अच्छे से उसको साफ किया जाता है। और ये प्रक्रिया बेटा तब तक होती है जब तक कि तार की पूरी लंबाई गर्मी से नारंगी ना हो जाए।
ठीक है। और इस तरह से तार पर सभी संदूषक जो भी मतलब ये दूषित पदार्थ हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और एक बार निष्फल होने के बाद लूप को कभी भी नीचे नहीं रखना होता है, क्योंकि वो फिर से दूषित हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई हॉट एयर ओवन, मतलब हॉट एयर ओवन, गर्म एयर ओवन, ओवन मतलब वही समझ रहे हो सभी लोग। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर का संबंध किस सूक्ष्म जीव से है। देखो, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो गर्भाशय में सेल्स मतलब जो कोशिकाएं होती है ना, उनकी अनियमित वृद्धि की वजह से, मतलब बढ़ने लग जाता है ना, उनकी वजह से होती है। तो HPV वायरस यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ये होता है। इनमें क्या होता है, योनिक से असामान्य रक्तस्राव होने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रक्त बहने लग जाता है। तो मानव पैपिलोमा वायरस की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिपेटाइटिस ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है। देखो, हिपेटाइटिस ओरल फीकल मार्ग जो है, हिपेटाइटिस ए जो है, ये मुख्य रूप से ओरल फीकल मार्ग द्वारा प्रेषित होता है, अर्थात जब एक असंक्रमित व्यक्ति जो है वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है या संक्रमित व्यक्ति के दूषित वस्तुओं या भोजन या पानी का सेवन करता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। तो इनमें यौन संपर्क भी शामिल होता है। तो बेसिकली हिपेटाइटिस ए हमारा ओरल फीकल मार्ग द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का कार्य विधि क्या है। तो देखो, हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी जो उपकरण हैं ये ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट को बढ़ाता है। याद रखिएगा, इसका जो ये वाला ऑप्शन है ना, सेकेंड ऑप्शन, ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट, काफ़ी वहाँ पे ऐसा कोई म्यूकस लिक्विड जैसा होता है ना, वो काफ़ी चिपचिप होने लग जाता है, तो उसको काफ़ी वो बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रीक्लैम्सिया में सबसे उपयुक्त औषधि क्या है। देखो, प्रीक्लैम्सिया क्या है, ये प्रथम गर्भावस्था के दौरान पे ये मतलब ये प्रीक्लैम्सिया मतलब मात्र दौरा एक होता है, वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है जब प्राइमरी पहला गर्भावस्था होता है। तो कुछ महिलाओं में ये समस्या प्रत्येक प्रेगनेंसी में देखी जाती है, मतलब कुछ में होता है कि हर एक प्रेगनेंसी में ये होता है, और ज़्यादातर ये आमतौर पर उन महिलाओं में होता है जिनका रक्तचाप सामान्य होता है। ये 20 सप्ताह के बाद शुरू होता है और सामान्यतया इसका कोई लक्षण प्रकट नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है, और उच्च रक्तचाप या मूत्र में प्रोटीन इसके लक्षण होता है, और इनके उपचार के लिए मैग्नीशियम सल्फेट सबसे उपयुक्त औषधि होती है। तो अगर ऐसा कोई समस्या होता है ना, तो मैग्नीशियम सल्फेट जिस भी दवाई में होता है वो दवाई उनको खिलानी चाहिए। नेक्स्ट है कि गर्भ के 8वें माह में लेटरल फॉरनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है। तो देखो, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फॉरनिसेज में बढ़ा हुआ पुशेशन, ऑसिडिएंडर, मतलब कि जो ये ऑसिएंडर है ये लक्षण क्या है हम आपको बताते हैं। जो गर्भावस्था होता है ना, गर्भावस्था का 8वां महीना, उनमें बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है, और इस महीने में बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े और मस्तिष्क का विकास प्रगति पर रहता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि 8वें माह में लेटरल फॉरनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है। तो बढ़ा हुआ पल्सेशन बेटा बताता है ऑसिएंडर लक्षण, ऑसिएंडर लक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि प्रति मिनट होती है। तो सामान्य भ्रूण की हृदय ध्वनि 120 से 160 के बीच में होती है। 120 से 160 प्रति मिनट होती है, लेकिन 140 यहाँ पे पास में है तो उसको ही हम लगाते हैं। कौन सी औषधि लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये हमारा यहाँ पर रिफेम्पिसिन, ये रिफेम्पिसिन औषधि ऐसी है जिसको लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है, और इस दवा का उपयोग कर रहे रोगियों में यह अपेक्षित है। इस दवा का वितरण पूरे शरीर में अधिक होता है, जो मस्तिष्क, मेरु द्रव सहित कई अंगों और शरीर के तरल पदार्थों में प्रभावी सांद्रता तक पहुंचता है। पदार्थ स्वयं लाल होने के कारण इसका वितरण लाल रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है बेटा, ये दवाई लेने पर कौन सी, रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन दवाई लेने पर मूत्र का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट है, पैरासीटामोल का विषनाशक क्या है। पैरासीटामोल जो आती है इसका विषनाशक मतलब जो इन्फ्लुएंजा है उसके उपचार के लिए उपयोग में जो लाया जाता है एंटीवायरल दवाई, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसेल्टामिविर। ठीक है, और इस दवाई का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब स्वाइन फ्लू होता है उसके इलाज के लिए। ठीक है, तो जो ये ओसेल्टामिविर एंटीवायरल दवा है जो इन्फ्लुएंजा ए और बी के रोगियों के लिए निर्धारित की जाती है, ये गंभीर स्थिति में रोगियों को दी जाती है। ठीक है, तो ओसेल्टामिविर जो है, ये ओसेल्टामिविर दवाई के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे मतली होना, सिरदर्द होना,
काफ़ी दस्त आना, सर चकराना, ये तो ओसेल्टामिविर दवाई मौखिक रूप से गोली या तरल के रूप में ली जाती है और इसका आंसर बी नंबर सही है। इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए विषनाशक कौन सी है? ओसेल्टामिविर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसव के बाद माँ में कौन सी दवा लैक्टेशन दमन का कारण बनती है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, जो ब्रोमोक्रिप्टिन है, ब्रोमोक्रिप्टिन दवा या औषधि का उपयोग देखो यहाँ पर एक होता है पोस्ट नेटल, शायद आपको पता हो या ना पता हो, एक होता है पोस्ट नेटल माता और एक होता है प्री। मतलब पोस्ट मतलब जब वो माता हो जाती है, माता पोस्ट नेटल माताओं में लैक्टेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई माता हो गई और तब भी बार बार वो मतलब मिल्क निकल रहा होता है, आप लोग समझ जाइए भाई, ठीक है। मतलब कैसे में ऐसे क्लियर कट बोलना पड़ जाता है मुझे, वैसे महिलाएं हो हमको बता देना चाहिए, ठीक है। पोस्ट नेटल माताएं मतलब जिनके अंदर वो दूध रुकता नहीं है, ठीक है, उनमें लैक्टेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो ये ब्रोमोक्रिप्टिन है ये एक डोपामीन रिसेप्टर दवाई है। ये दुग्ध के जो श्रावण है ना उसको रोक देता है, जिससे प्रोलैक्टिन या का श्रावण जो है वो रुक जाता है, मतलब दूध का श्रावण रुक जाता है, दूध उत्पादन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये ब्रोमोक्रिप्टिन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्षय रोग रोधी औषधि 8वीं क्रेनियल तंत्रिका को क्षति पहुंचा सकती है? तो यहाँ पर है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिस इसका पूरा नाम है और ये बेसिकली क्या करता है, ये सभी एंटी जो ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, ये मेन ड्रग अगर बोला जाए तो ये मेन ड्रग्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस वाले, और इनमें से स्ट्रेप्टोमाइसिस दवाई जो है ये 8वें कपालीय तंत्रिका को क्षतिग्रस्त कर सकती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह की एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग तपेदिक में किया जाता है और इसका इस्तेमाल जीवाणु का विकास रुक जाता है इसके इस्तेमाल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? तो देखो डीपीटी जो है ना, वो डीपीटी का टीका वैक्सीन को जो भी मानव की मांसपेशी होती है ना वहां से दिया जाता है, ठीक है। इसका टीकाकरण जो है ना वो 4 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों की जो अंडकोशीय जांघ होती ना उनमें, और 2 से 6 महीने के बच्चों हैं तो उसमें डेल्टाइड पेशी में दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि बम वगैरह पे लगाना। वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा है। तो देखो ये आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पर है एडीज। एडीज मच्छरों की एक प्रजाति है, सभी मच्छरों की तरह की इसके जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा है, एक अंडा आता है, अंडा, एक आता है लार्वा, ठीक है, एक आता है प्यूपा, एक आता है वयस्क, ठीक है। एडीज मच्छर प्रायः पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में पैदा होते हैं और एडीज मच्छर नम मिट्टी पर अपना अंडा देते हैं और ये कई महत्वपूर्ण रोगों जैसे फाइलेरिया, चिकनगुनिया, पीत ज्वर है, ये इन सबके वाहक होते हैं। जबकि जो एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है, ये सब पानी पर अंडे देते हैं, लेकिन जो एडीज है वो हमारा मिट्टी पे अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी होगी? जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा 66 होगी। तो शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए बच्चों 66। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन की आईसीडीएस योजना में परिधीय कर्मचारी हैं। तो आईसीडीएस का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इस योजना में परिधीय कर्मचारी हैं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता। याद रखिएगा आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी भारत में एक प्रकार का ग्रामीण वर्ग का देखभाल केंद्र है, सभी को पता होना चाहिए, और इसकी शुरुआत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के द्वारा ही करी गई थी और इनके अन्य कार्यों में शामिल हैं जैसे कि सभी परिवारों का नियमित रूप से सर्वेक्षण करना, स्कूल गतिविधि का आयोजन करना, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, उनकी देखभाल करना, ये सब शामिल है। तो ये परिधीय कर्मचारी ये जो योजना है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा कितनी है? मतलब कि कान जो है आपका वो कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो वो बच्चों 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। मतलब कि वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की हो, उनके बीच में हो, उनको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकते आप, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं करती, वहां तक नहीं पहुंचती हैं। और मनुष्य कर्ण की श्रव्य सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कि मानव शरीर में को कौन आकार और सहारा देता है? तो मानव शरीर को बोन्स, हड्डियां ही भैया सहारा और आकार देती हैं, है ना, और हड्डियां ही हैं हमारा सहारा, और तो कोई दुनिया में है नहीं।
हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है और स्तनधारियों में इसके 4 भाग दायां, बायां, आलिंद और निलय होता है। ठीक है, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो हथेलियों, तलवों को छोड़कर पूरे शरीर को ढके रहता है। मांसपेशियां हड्डियों को ढककर शरीर को एक सुदृढ़ आकृति देती हैं और लिगामेंट एक संयोजी ऊतक होता है जो 2 अस्थियों को जोड़ता है तथा टेंडन अस्थियों एवं मांसपेशियों को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बोन्स मतलब अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा लगभग विशेष रूप से निर्मित एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो वो हार्मोन है रिलैक्सिन। गर्भावस्था के कॉर्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन है। यह हार्मोन प्यूबिक सोमफाइसिस को मुलायम करता है और गर्भावस्था को सिकुड़ने से रोकता है और यह गर्भावस्था ग्रीवा को चौड़ा भी करता है। नेक्स्ट है कि रजोनिवृत्ति के पश्चात महिला में अस्थि सुषिरता की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इसलिए कि वहां पर ये देखो, जो यहाँ पर अस्थि सुषिरता का मतलब होता है हड्डी का रोग। ठीक है, ये हड्डी का रोग होता है जिसमें हड्डियों के फ्रैक्चर जो हो ना उसका खतरा होने लग जाता है कि मतलब हड्डी कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रैक्चर हो जाए। और एस्ट्रोजन हार्मोन से हड्डियां सुरक्षित रहती हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए। तो महिलाओं में 40 से 50 वर्ष के बीच भी रजोनिवृत्ति होती है और जिससे उनमें एस्ट्रोजन के स्तर की कमी होने लग जाती है और उसके द्वारा महिलाओं के अस्थि सुषुरता होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो एस्ट्रोजन के स्तर में कमी की हम बात करेंगे। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण बच्चों राइबोसोम में होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं और प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। और प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाले प्रमुख पदार्थ हैं। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। ओके, फिर एक और पॉइंट हम नोट आपको एक यहाँ पर लिखवा देते हैं, लिखना है तो लिख लो। क्वाशियोरकर नामक रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से ही होता है और ये स्थिति लगभग 12 माह की आयु में होती है जब माँ के दूध की अनियमितता होती है। ठीक है, और जिन बच्चों को ये रोग हो जाता है उनकी बाजू और टांगे काफ़ी ज़्यादा पतली होने लग जाती हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर हो जाती है और मानसिक मंदता भी उत्पन्न होने लग जाती है। ये प्रोटीन आया इस वजह से मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें बता दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग होता है, जेनेटिक रोग होता है। जब माता पिता दोनों जीन में वाहक हो तब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, अर्थात उनके बच्चों में भी सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसा रोग बताओ जो मम्मी पापा से होता हो तो वो होता है सिकल सेल एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस रोग का वाहक जीन जो है ये देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी ही। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है ये है ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग। ठीक है, ऑटोसोमल आनुवंशिक रोग मतलब दोनों में। यूनिसेफ का पूरा नाम, इस तरह के क्वेश्चन फुल फॉर्म तो देखो पूछी जाएंगी, 2 से 3 फुल फॉर्म आ सकती हैं, 1 से 2 फुल फॉर्म आ सकती हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये बेसिकली इसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर को 1946 मतलब 1946 को बनाया गया था और पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक एक थे, उन्होंने इसका गठन किया और बेसिकली ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बनाया गया था। तो इसका भैया पूरा नाम हो जाएगा हमारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, क्योंकि ये पहले इसका नाम यही था और अभी हो गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो कि इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि रासायनिक जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर देखो, जो फर्नीचर साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना, उसका है यहाँ पर ये ग्लूटारल्डिहाइड और दूसरा हमारा है सेवलॉन। ये दोनों जो है ये आपके फर्नीचर साफ करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब
देखो बीटाडीन है, बीटाडीन किस में आपका काम करता है? बीटाडीन तो घाव वगैरह में यूज़ किया जाता है ना। तो इस वजह से हम आपको बोलेंगे कि सभी धातु जो भी आपका यहाँ पर ये दोनों है ना, ये दोनों फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी साफ करने के दूर कर देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है जो आपदा प्रमुख मनोरोग है वो आपात स्थिति नहीं होती हैं। आपदा का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होने वाली दुर्घटना, घटना, आपदा या गंभीर घटना या लापरवाही से है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान होता है, जिससे उबर पाना प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की क्षमता से परे होता है। जबकि बलात्कार, आत्महत्या और दुख प्रतिक्रिया मनोरोग आपात स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर आपदा है, इसको छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक स्थितियां आपात स्थितियां हैं। नेक्स्ट है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती है? गैस्ट्रिक मतलब जो गैस रिलेटेड जो ग्लैंड है ना, वो किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? तो जो ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं ये उदर की दीवार में मतलब पेट की दीवार में मौजूद होती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती हैं, ठीक है, जठर रस देती हैं ये। तो ये स्टमक हो गया। नेक्स्ट, उधर को हम पेट बोलते हैं। रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकेंडरी में आता है। माध्यमिक रोकथाम के अंतर्गत बीमारी का जल्दी पता लगाने, निवारण उपाय और शीघ्र निदान और उपचार को तैयार करने या पहले नैदानिक रोकथाम को शामिल किया जाता है। माध्यमिक स्तर का अर्थ नैदानिक रोग के परिवर्तन को रोकने के लिए उचित उपचार के माध्यम से है। अतः रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम माध्यमिक स्तर के अंतर्गत आती है। तो ये सेकेंडरी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यहां पर लिखा हुआ है कि जो हवा है, हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? देखो, उसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण क्षमता, मतलब कि वाइटल कैपेसिटी। आपके अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फेफड़े से बाहर वो सांस निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शरीर में द्रव संतुलन करने की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो देखो, वो हमारी है सबसे ज्यादा भूमिका किडनी की, मतलब शरीर में द्रव संतुलन किडनी, गुर्दे हमारे करते हैं, ठीक है। मनुष्य एवं जो जितने भी स्तनियों, अन्य जो स्तनियों हैं, उनमें मुख्य उत्सर्जी अंग का एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का भी नियंत्रण करता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एंजाइम के स्राव से वृक्क गुर्दा एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं के तेजी से बनने में सहायक होता है, और ये सबसे ज़्यादा आपका किडनी हेल्प करता है, इसमें भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? मतलब कि जो पॉटी होती है उसके बारे में बात करी गई है। तो किस कंडीशन में जो वो बच्चों के अंदर जो वो खून वाली पॉटी होने लग जाती है ना, उसके बारे में बोला गया है। तो आंत का अवरोध और चिकित्सीय आपातकाल है जिसमें आंत की रुकावट शामिल होती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है ना जिसमें आंत का टेलीस्कोप खुद के हिस्से में होता है, और इस स्थिति में इलाज ना किया जाए तो घातक है और किया जाए तो घातक है। ये बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली इलाज ना किया गया ना तो काफ़ी घातक होता है। तो बेसिकली एक बच्चे को अगर वो हो रहा है, पास करने की स्थिति होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लक्षण ये होते हैं कि रक्त के साथ मिश्रित मल आता है, उल्टी होती है, सुस्ती होती है, दस्त होता है, बुखार होता है। ये वह स्थिति है जिसमें आंत का एक हिस्सा आंत के साथ वाले भाग में स्लाइड करता है, ठीक है। आंत का एक हिस्सा आंत के साइड वाले भाग के में ही वो स्लाइड करता है, और इसके कारण भोजन और तरल पदार्थ को सामान्य रूप से गुजरने में समस्या होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही है ये इंटरसेप्शन ही हम बोलते हैं। इंटरसेप्शन एक बच्चे को लाल पॉटी करने में मजबूर करता है। एक बच्चे के पीठ के पीछे लचक के साथ देखी जा सकती है, क्या देखी जा सकती है? यहाँ पर अग्रकुब्जता की समस्या बढ़ने पर पीठ की ओर लचक मतलब झुकाव होने की संभावना बढ़ सकती है, और ये समस्या जो अर्थराइटिस होती है, अर्थराइटिस मांसपेशी दुर्विकार अथवा पेशी रोग मतलब मस्कुलर ये डिस्ट्रॉफी जो है और बौनेपन, इसका कारण बन सकती है।
नेक्स्ट है कि किस स्थिति में क्रेमर का नियम नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये है बच्चा आपका नवजात हाइपर बिलीरुबिमिया। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नवजात हाइपर बिलीरुबिन, मतलब कि हाइपर बिलीरुबिन जो ये कर्मर्स का रूल है, इनके उपयोग में नवजात शिशुओं में नैदानिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में नवजात हाइपर बिलीरुबिनिया के लिए किया जाता है। क्रेमर के नियम के अनुसार सभी बच्चों को पीलिया के लिए दृश्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह नियम सीरम बिलीरुबिन के स्तर और त्वचा के रंग परिवर्तन के बीच संबंधों का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात टेटनस की अभिव्यक्ति नहीं है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये पहला वाला हाइपोटोनिया। जो हाइपोटोनिया है जिसे आमतौर पर फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, कम मांसपेशियों की टोन की स्थिति होती है। इसमें अक्सर मांसपेशियों की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। हाइपोटोनिया एक विशिष्ट चिकित्सा विकार नहीं होता है, लेकिन कई अलग अलग बीमारियों और विकारों की संभावित अभिव्यक्ति है जो मस्तिष्क या मांसपेशियों की ताकत से मोटर तंत्रिका नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की मात्रात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की हालत की मात्रात्मक मूल्यांकन अपगर स्कोर के द्वारा किया जाता है, जिसमें शिशु की हृदय दर और उनकी गति देखते हैं। कौन सा? अपगर स्कोर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युवा महिला जुलाब के बाद अधिक व्यायाम करती है और खाना खाती है, इसका निदान क्या है। तो लक्षणों के आधार पर वह महिला बुलिमिया नर्वोसा से ग्रसित है। बुलिमिया नर्वोसा का रोगी जो है वो अपनी आहार मात्रा पर संयम नहीं रख पाता है, वजन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो ये समस्या होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट है निम्न में कुपोषण की उम्र में स्वतंत्र संकेतकों की पहचान करें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी हैं यहाँ पर, ये सभी हैं, याद रखिएगा कि कुपोषण की उम्र के स्वतंत्र संकेतकों की पहचान करें। तो कुपोषण की पहचान करने के लिए शक्ति टैप विधि, चूड़ी से जांच विधि और मध्य ऊपरी बाह परिधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो देखो एक दूध पिलाने वाली मात्रा के उसमें कैल्शियम की जो दैनिक आवश्यकता है वो मतलब 1000 mg होती है। कैल्शियम हमारे हृदय, मांसपेशी और रक्त के जमाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो नवजात शिशु से लेकर मृत्यु तक कैल्शियम आवश्यक होता है। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए 200 mg, 4 से 8 महीने बच्चों के लिए 1000 mg और 51 से 70 वर्ष की महिलाओं के लिए 1200 mg और 14 से 18 वर्ष की गर्भवती या बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए 1300 mg और 19 से 50 वर्ष की गर्भवती महिलाओं को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए 1000 mg कैल्शियम प्रतिदिन आवश्यक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको कई सारे एक बार में बता दिए, लिख लीजिएगा। राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत क्या है भाई? राइबोफ्लेविन का नैदानिक संकेत है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसमें देखो क्या है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है इसको शास्त्रीय रूप से राइबोफ्लेविन या अन्य बी समूह विटामिन और लौह की कमियों के साथ जोड़ा गया है। मनुष्यों में राइबोफ्लेविन की कमी से संभावित कार्यात्मक परिणामों में गतिशील कौशल और ध्यान अवधि में कमी और आयरन का अवशोषण या उपयोग कम करना शामिल होता है। तो यहाँ पर एंगुलर स्टोमेटाइटिस आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रणाशी रक्ताल्पता किसकी कमी के कारण होता है। तो देखो प्रणाशी रक्ताल्पता जो है वो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। प्रणाशी रक्ताल्पता में क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें पेट की कमजोरी, अंदरूनी परत और जो अंदर की चीजें हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं, है ना। इसके कारण लाल रक्त कणिकाएं जो है ना उनमें खून में कमी हो जाती है, थकान हो जाती है, सर घूमने लग जाता है, चुभन महसूस होने लग जाती है और इनके उपचार के लिए B12 की इंजेक्शन दिया जाए तो सब सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि कीरेटोमलेशिया से
तात्पर्य क्या है? तो देखो कीराटोमलेशिया से तात्पर्य हम आपको बता देते हैं कॉर्निया का द्रवीकरण। कीराटोमलेशिया का जो ये है ये एक नेत्र विकार है जो विटामिन ए की कमी के परिणाम स्वरूप होता है और विशेष उपकला जैसे कॉर्निया, कंजक्टिवा इनको बनाए रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो विटामिन ए की कमी से सामान्य म्यूकोसल की सतह में एट्रोपिक परिवर्तन होने लग जाता है। तो यही जो है इससे तात्पर्य हमारा ये है कि कॉर्निया का द्रवीकरण होता है, मतलब कि लिक्विफाइफिकेशन होने लग जाता है कॉर्निया का। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अभी रुक जाना, सुन के जाना जो कहने वाली हूं अभी थोड़ी देर में। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा बेटा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीऑक्साइड ये सब होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे होते हैं और ये शरीर को सबसे अधिक ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन आप सभी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज तो मैं प्रोवाइड करती ही रहूँगी, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ टॉपिक भी प्रोवाइड करती रहूँगी। मतलब कि जैसे हमने बोल दिया कि आज ये पाठ पूछा गया, आज ये टॉपिक पूछा गया, आज इसके बारे में पूछ लिया गया, तो मैं एक एक करके पाठ पूरा पढ़ा भी दूंगी, जिससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आपको पता हो। उनसे ही क्वेश्चन फंसेंगे जितने क्वेश्चन के वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन वीडियो हैं, चाहे वो नोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने कुछ टाइम पहले प्रोवाइड करे हैं, उनको देख लेना। और ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए है, इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी आ जाएगा। आप परेशान नहीं हो, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप सब्सक्राइब करके रहोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, मेरे लिए नहीं। अगर आप धीमे नहीं देख पा रहे हो तो आप फास्ट मोड में लगा के देख लो, लेकिन वो सारे वीडियोस पहले देख आना जो भी अपलोड हो रखे हैं, उसके बाद इसको देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।